हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आर 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो कि 11 फरवरी को है, इसके लिए टॉप 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ मैं करवा रही हूँ। कई सेट इसमें हो चुके हैं। जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हो। रेगुलर हम लोग 25 क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे अगर आप जीएस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कंप्लीट जीएस आपको एक जगह मिल जाएगी डे वाइज सीरीज़ में। यूपीपीएससी के आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए आज का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए 25 क्वेश्चन इसमें कर चुके थे हम लोग। आज 26 क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितना आवंटन किया गया है? 1500 करोड़ रुपए, 1400 करोड़ रुपए या फिर 1200 करोड़ रुपए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये केन बेतवा लिंक परियोजना 1400 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना के लिए देखिए 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली ये परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27वां क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ संधि दी गई हैं, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड जो ईयर हैं वो दिए गए हैं। तो युद्ध में देखिए सूरत की संधि है, पुरंदर की संधि है, सालबाई की संधि है और एक्सला सैपल की संधि है। इसका जो डेट दिया गया है 1748, 1776, 1782 और 1775। इसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। तो देखिए अगर आपको इसमें से एक या दो भी याद है ना, तो भी आप कोशिश कीजिए, आपको आंसर यहाँ पर मिल जाता है। आप एग्ज़ाम में भी वही पैटर्न फॉलो करेंगे। जैसे कि एक्सला सैपल की संधि की अगर मैं बात करूँ तो ये आप सभी को याद होगी। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि कोई एक तो इसमें आपको याद होगी, तो वो मान लेती हूँ एक्सला सैपल ही याद है, तो 1748 हो जाएगा। ऑप्शन 1 डी का 1। अब आप देखिए दो ऑप्शन आपके पास ऐसे दिए गए हैं। अब इसमें पहला और तीसरा ये ऑप्शन तो अपने आप गलत हो जाएगा। अब इसके बाद अगर दूसरा आपको पता है तो भी आप करेक्ट कर सकते हो। इसके बाद देखिए सालबाई की संधि भी इम्पॉर्टेंट है, आपको डेट याद होनी चाहिए। तो 1782 मान लीजिए। तो सी का थर्ड कहाँ पे दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी। बाकी देख लीजिए सूरत की संधि होती है 1775 में, और इसमें देखिए ऑप्शन 4 दिया गया है। पुरंदर की संधि की डेट है 1776। तो ये संधि देखिए मैंने शॉर्ट्स में सारे युद्ध लगभग करा दिए। वैसे तो मैंने डे वाइज सीरीज़ में भी कराया है, लेकिन शॉर्ट्स भी आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है। डेली 3 शॉर्ट्स मैं देती हूँ। डेली 3 शॉर्ट्स आते हैं इस चैनल पर, वो सारे आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि 1 मिनट अगर आपके पास है या आधा मिनट भी है ना, तो उसमें आपका एक फैक्ट कंप्लीट होता है। डेली आप 3 क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो उन शॉर्ट्स के जरिए से। रेगुलर 3-3 आप करोगे ना तो भी बहुत से क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं वही कराती हूँ, तो आप उनको भी फॉलो करते रहिए। ऐसे क्वेश्चन आपके आसानी से हल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस भाषा की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है? तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा या संस्कृत भाषा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तमिल भाषा की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? संगम साहित्य बोला जाता है या फिर संगम लिटरेचर बोलते हैं। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1550 ईस्वी में स्वरमेल कलानिधि पुस्तक की रचना की थी? पिंगली सुरन्न है, फिर धूर्जती है, राम अमात्य हैं और इसके अलावा या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राम अमात्य की पुस्तक है स्वरमेल कलानिधि और इसका ईयर क्या है? 1550। ऑप्शन सी राइट है। 30वां प्रश्न है, मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप स्थित है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सेकंड है, नारकोंडम उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। इनमें से कौन सा आपको स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है? इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। इसमें याद रखिए आपको दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं कि मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन आइलैंड है, और ये बैरन आइलैंड का है एक टाइप का एक्टिव वॉल्केनो है, या फिर इसको बोल सकते हैं एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें से उद्गार सक्रिय होते हैं। एक्टिव वाले देखिए ज्वालामुखी 3 प्रकार के हैं, एक्टिव हैं, डोरमेंट हैं और इनएक्टिव हैं। एक्टिव जिनमें से उद्गार होने की संभावना रहती है, इनमें होता रहता है। फिर दूसरे होते हैं जो डोरमेंट होते हैं, जो सुसुप्त अवस्था में होते हैं, लेकिन उनमें से उद्गार होने की संभावना रहती है। सक्रिय वाले में तो होता ही है। फिर आपको याद रखना है इनएक्टिव, जो एक बार इनमें से होता है और दोबारा फिर ये हमेशा के लिए सो जाते हैं। इस टाइप के आपको
याद रखना है वॉल्केनोज। तो देखिए वॉल्केनो से भी क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैच द फॉलोइंग में आपको क्वेश्चन मिलते हैं, तो उनको भी याद करिए कितने टाइप के और कौन सा कहाँ पर स्थित है, ऐसे याद रखना है। इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से किसे विधि मंत्रालय दिया गया था। ए है सरदार बलदेव सिंह, बी है लियाकत अली खान, सी है गजनफर अली खान और डी है जोगिंदर नाथ मंडल। इनमें से बताना है कि इसको विधि मंत्रालय दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोगिंदर नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया था। अब देखिए एक एक करके याद करते जाइए। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया था, ठीक है। उसके बाद लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय दिया गया था। गजनफर अली खान को दिया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ये हो गए आपके, ये अलग अलग मंत्रालय हैं जो अलग अलग लोगों को दिए गए थे। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है। 32वां प्रश्न है संपूर्ण बंगाल में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। स्टेटमेंट पहला है 1717 में मुगल शासक फर्रुखसियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को संपूर्ण बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के अधिकार प्रदान किए थे। सेकेंड स्टेटमेंट है बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल शासक को 3000 रुपये की वार्षिक राशि का भुगतान करती थी। बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन पहला है, दूसरा है, तीसरा है, जो भी है आप अपना आंसर देख चुके होंगे। देखिए इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। 1717 में ये फर्रुखसियर होता है जो कि 3000 रुपये वार्षिक भुगतान लेता है राशि का और क्या करता है, बंगाल में स्वतंत्र व्यापार के लिए एक अधिकार दे देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहली सूची में थीन, कैफीन, निकोटीन और कार्क दिया गया है। दूसरी तरफ ये कहाँ से निष्कासित किए जाते हैं वो देखना है, जैसे कि कॉफ़ी के बीजों से, तंबाकू की पत्तियों से, चाय की पत्तियों से या फिर ओक के वृक्ष की छाल से। अब देखिए कैफीन तो आप सभी को रटा होगा और निकोटीन आता होगा। अगर कैफीन निकोटीन भी आता है तो भी आंसर आप अपना मैच करने की कोशिश कीजिए। कैफीन कहाँ मिलेगा, कॉफ़ी से। तो बी का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1। बी का 1 कहाँ दिया गया है, 2 में, बाकी 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब निकोटीन देखिए, निकोटीन कहाँ से मिलेगा, तंबाकू की पत्तियों से। तो सी का 2 कहाँ पे दिया गया, आप देखिए सी ऑप्शन में, बस यही आंसर राइट हो गया आपका। अब थीन और कार्क नहीं भी आता था तो भी आंसर मिल गया। थीन कहाँ से मिलेगा, थीन चाय की पत्तियों से मिलता है, कॉर्क ओक के वृक्ष की छाल से। इस तरीके से आपको याद करना है, ऑप्शन सी राइट होगा। 34वां क्वेश्चन है मासिक पत्रिका थी ब्राह्मण, इसके संदर्भ में पूछा गया कौन से कथन सही है। इसकी शुरुआत कानपुर में बताई जा रही है और 1883 में। और तीसरा स्टेटमेंट है पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने इस मासिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए शुरुआत कानपुर में हुई 1883 में पंडित प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। मासिक पत्रिका थी ब्राह्मण, याद हो गया, ओके। 35वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने राज्य की आय का विवरण तैयार करवाया था। औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर गयासुद्दीन बलबन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया था। देखिए अगर आप RO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो तुगलक डायनेस्टी में ये फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनको ज़रूर पढ़ लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 36वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ फसल है और उससे रिलेटेड जो राज्य है उत्पादन में, जो प्रोडक्शन में फर्स्ट है, उसको देखना है। फसल में चना है, अंगूर है, शहद है, जूट और मेस्ता है। राज्य देखेंगे कौन कौन से, MP है, UP है, महाराष्ट्र है और वेस्ट बंगाल है। अब इसमें चना में आपको याद रखना है कौन हो जाएगा, MP। चना में आप मध्य प्रदेश रट लीजिए, ठीक है। तो आप ए का देखिए 1 कहाँ पे दिया गया है, पहले ही ऑप्शन में, और ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। मतलब एक भी आता है तो भी आपका काम बन जाना था यहाँ पे। अंगूर के लिए महाराष्ट्र याद रखिए, शहद के लिए आपको याद रखना है UP, और जूट और मेस्ता के लिए आप सभी को पता होगा वेस्ट बंगाल होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। 37वां प्रश्न है गोंडवाना चट्टान प्रणाली किस खनिज के उत्पादन के लिए व्यापक रूप से प्रसिद्ध है। बॉक्साइट, कॉपर अयस्क, लौह अयस्क या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो गोंडवाना चट्टान है ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है
ऑप्शन डी राइट होगा। ना बॉक्साइट, ना कॉपर, ना लौह। गोंडवाना चट्टान में आपको याद रखना है 90% तक का जो कोयला है वो मिलता है यहाँ पर। तो गोंडवाना की चट्टान याद रखना है कोयले के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। डूरंड आयोग की स्थापना दी गई है, पुलिस आयोग की नियुक्ति दी गई है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करना और साइमन कमीशन की भारत यात्रा। अब इसके अनुसार इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और ये आप तभी कर पाओगे जब आपको इसकी डेट याद होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, डूरंड आयोग की स्थापना होती है 1893 में, पुलिस आयोग की नियुक्ति होती है 1902 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904 में, फिर साइमन कमीशन की भारत यात्रा, ये आपको डेट याद होगी 1928 में। तो सभी को आप सही से मैच कर लीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4। डूरंड आयोग की स्थापना 1893, पुलिस आयोग की नियुक्ति 1902, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904 में, साइमन कमीशन भारत कब आया 1928 में। देखिए 39वां क्वेश्चन है, वे नदियाँ जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं वो क्या कहलाती हैं? परवर्ती नदियाँ, अनुवर्ती नदियाँ, पूर्ववर्ती नदियाँ या फिर पूर्वारोपित नदियाँ। ठीक है, और देखिए जो नदियाँ ढाल की दिशा में बहती हैं, जैसे ज़्यादातर आपने प्रायद्वीपीय नदियाँ देखा होगा, ढाल उनका कैसा है, स्लोप किधर है, वेस्टर्न घाट टू ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट से देखेंगे पूर्वी घाट की तरफ इनका ढाल है और उसी ढाल में बहती हैं। इनको बोलते हैं हम अनुवर्ती नदी। कौन सी? कॉन्सिक्वेंट रिवर्स बोलते हैं। इनके उदाहरण भी याद कर लीजिए, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी किधर बहती हैं, ये वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और इधर ईस्टर्न घाट की तरफ फ्लो होती है। ढाल भी तो इधर ही है ना, तो ये हो गई किस प्रकार की, अनुवर्ती नदी। 40वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? स्टेटमेंट देखते जाइए। कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण सोनभद्र में है। सेकंड है, वनावरण में सबसे अधिक कमी सोनभद्र जिले में दर्ज की गई है। फिर है थर्ड है, सोनभद्र जिले में सबसे अधिक खुले वन और मध्यम सघन वन है। इनमें से बताना है कौन सी रिपोर्ट सही दी गई है। ये UPSFR है, ठीक है, 2021 की रिपोर्ट, यही आपको तैयार करनी है, इससे प्रश्न बनने की संभावना है। पहला स्टेटमेंट आपने देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा, मैंने तीनों पढ़ दिए। अब इसका आंसर आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तीनों ही याद कर लीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जब बात की जाएगी कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से, तो अधिकतम वनावरण कहाँ मिलेगा, सोनभद्र। कहाँ मिलेगा, सोनभद्र। फिर वनावरण में सबसे अधिक कमी किस में हुई, वो भी सोनभद्र में हुई है। तो दोनों में याद रखना है, कमी होने के बावजूद भी यहाँ पे वनावरण ज़्यादा है। सोनभद्र जिले में सबसे अधिक खुले वन और मध्यम सघन वन मिलते हैं। तीनों ऑप्शन में आपको सोनभद्र याद रखना है। 41वां प्रश्न है, नवीनतम कृषि डेटा 2022 के संदर्भ में कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, भारत में चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। दूसरा, विश्व में चावल के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। और भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है और चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा आयातक है। बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया। बी राइट होगा, चारों स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। 42वां प्रश्न है, वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 2020-21 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन से कितना अधिक है? 5 मिलियन टन, 6 मिलियन टन, 7 मिलियन टन या फिर 8 मिलियन टन? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मिलियन टन। देश में जो कुल खाद्यान्न है वो 316.06 मिलियन टन अनुमानित किया गया है, जो कि 2020-21 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 5.32 मिलियन टन अधिक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 43वां प्रश्न है, इंसुनावर शब्द से आप क्या समझते हो? एक तरह का लोक नृत्य है, प्रसिद्ध लोकगीत है, मार्शल आर्ट की एक प्रसिद्ध शैली है या चित्रकला की एक प्रसिद्ध शैली है? और इसको याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है मार्शल आर्ट की एक प्रसिद्ध शैली। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशियां हैं? तो एक तरह होती हैं, देखिए, अदिश राशियां और सदिश राशियां, दोनों में आपको याद रखना है कौन सी है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा और विद्युत तीव्रता, इनमें से बतानी है कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत तीव्रता। ये सारी किस में आएंगी, वेक्टर क्वांटिटी में। मतलब इसका मतलब हो गया सदिश राशियाँ। अदिश राशियों में कौन कौन सी आ जाएंगी,
शक्ति है, कार्य है, विद्युत धारा और दाब है। पावर, वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड प्रेशर, ये सारी किस में आएंगे? स्केलर क्वांटिटी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न है, महाजनपद मगध के संदर्भ में कौन से या फिर कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य के रूप में उभरा था। सेकंड है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। राइट आंसर बताइए कौन सा है? दोनों ही स्टेटमेंट याद करिए, दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मगध का क्षेत्र याद रखिए, सोन नदी के आसपास का क्षेत्र है और ये काफ़ी देखिए समृद्धशाली रहा था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय पर, और इसका वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। 46वां प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश के पास तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है? भारत, जापान, रूस और स्विट्जरलैंड। अब आप याद करिए, देखिए जो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा वो आएगा चीन। पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। फिर दूसरे नंबर पे कौन है? आपको याद रखना है, जापान है। तीसरे नंबर पे अभी हमने याद किया स्विट्जरलैंड हो गया। भारत किस नंबर पे आता है ये याद रखिए, इंडिया आएगा 4th नंबर पे। कितने नंबर पे? 4th। 47वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 1925 में किस लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूट लिया था? सहारनपुर लखनऊ, मेरठ लखनऊ, अलीगढ़ लखनऊ या फिर बरेली लखनऊ? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सहारनपुर लखनऊ के लिए जाने वाली ये ट्रेन थी। 8 डाउन मालगाड़ी इसका नाम था। और ये एसोसिएशन कौन सा, ये याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1925 में ये होती है। इसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। 48वां क्वेश्चन है, मेघ बीजन की प्रक्रिया के तहत कार्बन डाइऑक्साइड और निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व के प्रयोग से बादल बनाकर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? क्लाउड सीडिंग बोलते हैं इसको। सल्फर, आयोडीन, फॉस्फोरस या फिर नाइट्रोजन? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन के साथ। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनकरेक्ट है ऑप्शन, वो बताना है। FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फिर है EPROM इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, फिर है CDOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लास्ट है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जो ये EPROM दिया गया है इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये जो प्रोग्राम लिखा है यहाँ पर हो जाएगा प्रोग्रामेबल। ठीक है, यही इसका सही उत्तर होगा। 50वां क्वेश्चन है या लास्ट आज का जो प्रश्न है वो देखिए, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 की, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? फिनलैंड फर्स्ट रैंक दी गई है, डेनमार्क को सेकेंड रैंक, नॉर्वे को थर्ड और इंडिया की 121 दी गई है। बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से इनकरेक्ट है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे को 4th रैंक मिली है, ना कि 3rd मिली है। ठीक है, 3rd मिली है स्वीडन को, तो 3rd में कौन हो जाएगा? स्वीडन। फर्स्ट हो गया फिनलैंड, उसके बाद है डेनमार्क, फिर है स्वीडन, ठीक है, उसके बाद है नॉर्वे। तो आपको ऐसे याद रखना है, FDSN याद हो जाएगा, है ना। और जो इंडिया है उसकी जो रैंक है 121 है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसका आंसर आपको दूँ। और जो भी बच्चे देखिए इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार देख करके मैं बोलूँगी आप दोबारा रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा एग्जाम टाइम में, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि फैक्ट इतने होते हैं आप भूल जाते हो, या फिर आप देखिए जो आपसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बनाइए एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए, और शॉर्ट फॉर्म में एक जगह वो डेट लिख लीजिए जो आपको भूल रही है, तो वो आपको नहीं भूलेगी जब आप एग्जाम टाइम में रिवाइज कर लोगे। जो आता है वो तो आता ही है आपको, जो नहीं आ रहा है उस पर फोकस कीजिए। तो जिन भी बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं वो परेशान नहीं होंगे, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं वो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है, तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।